दशकों से ना वैश्विक बाजार में एक बात बिल्कुल पत्थर की लकीर मानी जाती थी कि चीन ही दुनिया की फैक्ट्री है। हाँ, वो तो लगभग हर कोई मान कर ही चलता था। बिल्कुल। लेकिन मार्च 2026 के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं ना, हम्म उन्होंने इस लकीर को पूरी तरह मिटा दिया है। आज के समय में अमेरिका सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्ट्स मतलब सूती कपड़े चीन से नहीं बल्कि भारत से खरीद रहा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। हम्म। ये वाकई एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। है ना, क्योंकि रातों रात तो होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये केवल कपड़ों के व्यापार की बात नहीं है। ये इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि जो हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन है हम्म। उसमें एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ढांचागत बदलाव आ रहा है। सतह के नीचे बहुत कुछ बदल रहा है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज हमारे पास इस गहन चर्चा के लिए मार्च 2026, खासकर 17 मार्च के आसपास के डेटा और करंट अफेयर्स का एक पूरा पुलिंदा है। जी। और आज हमारी इस चर्चा का मिशन केवल खबरों को एक-एक करके पढ़ना नहीं है। उद्देश्य ये समझना है कि ये अलग-अलग दिखने वाली घटनाएं, चाहे वो अंतरिक्ष अनुसंधान हो या हमारी आर्थिक ग्रोथ, या फिर सांस्कृतिक धरोहर हो। बिल्कुल, ये सब मिलकर कैसे एक बहुत ही तेजी से बदलते हुए भारत की कहानी बयां कर रही हैं। आज के हमारे स्रोत में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सोचने का नजरिया ही बदल देंगे। मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ। मैं पूरी तरह सहमत हूं। और इस विश्लेषण में ना हम सिर्फ क्या हुआ है उस पर नहीं रुकेंगे। तो हम गहराई में जाएंगे। हाँ, हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब इसके पीछे की असली कार्यप्रणाली क्या है। हम उसे डिकोड करेंगे। तो शुरुआत उसी सवाल से करते हैं जो हमने सबसे पहले उठाया, भारत का अमेरिका को कॉटन निर्यात के मामले में चीन को पछाड़ देना। जी, ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। हमारे पास फिच रेटिंग्स का एक बहुत ही अहम आंकड़ा है। उनके अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की संभावित जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% रहने वाली है, जो कि एक बहुत ही मजबूत आंकड़ा है। सही बात है। इतने बड़े आर्थिक आधार पर 7.5% की वृद्धि बहुत विशाल होती है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा समझना चाहती हूँ, सूती कपड़े तो इस भूमि से सदियों से निर्यात हो रहे हैं ना? हाँ, ऐतिहासिक रूप से देखें तो हम दुनिया भर को कपड़े पहनाते आए हैं। तो क्या चीन को अचानक पछाड़ना केवल एक अल्पकालिक घटना है, मतलब कोई तुक्का है, या ये 7.5% ग्रोथ रेट का कोई ठोस परिणाम है? देखिए, ये कोई अल्पकालिक घटना या तुक्का बिल्कुल भी नहीं है। इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि अमेरिका जैसे बड़े बाजार आखिर किसी देश से माल खरीदते क्यों हैं। उन्हें क्या चाहिए होता है? उन्हें मुख्य रूप से 3 चीजें चाहिए होती हैं: गुणवत्ता, लागत में स्थिरता और समय पर डिलीवरी। दशकों तक चीन ने इन तीनों मोर्चों पर अपना एकाधिकार रखा था। अच्छा, और अब भारत ने वो जगह ले ली है? बिल्कुल। अब भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो इतना परिपक्व हो चुका है कि वो इन पैमानों पर न केवल खरा उतर रहा है बल्कि चीन से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन इस परिपक्वता के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि बिना किसी बड़े बदलाव के अचानक इतनी बड़ी औद्योगिक छलांग लगाना संभव नहीं लगता। कोई तो इंजन होगा ना इसके पीछे। बहुत ही सही सवाल है और इसका सीधा सा जवाब है ऊर्जा। ऊर्जा? हाँ, किसी भी बड़े उद्योग को चलाने के लिए लगातार और सस्ती बिजली चाहिए होती है और यहीं पर हमारे स्रोत का अगला हिस्सा इस कहानी से जुड़ता है। अच्छा, वो गुजरात वाला आंकड़ा। बिल्कुल। भारत के गुजरात राज्य को अब देश का नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का पावर हाउस घोषित किया गया है। और पूरे देश की स्वच्छ ऊर्जा में गुजरात की हिस्सेदारी अब 16.5% हो गई है। ये सच में बहुत बड़ा नंबर है ना? जब कोई राज्य कोयले या फिर बाहर से मंगाए गए तेल पर निर्भर रहने के बजाय सौर और पवन ऊर्जा का इतना बड़ा ढांचा तैयार कर लेता है तो जाहिर है लागत कम हो जाएगी। हाँ, और कारखानों को बिजली की कीमतों में जो अचानक उतार चढ़ाव होता है उसका डर नहीं रहता। उत्पादन की लागत एकदम स्थिर हो जाती है। इनका निर्यात भारत के ऐतिहासिक व्यापार का हिस्सा है, लेकिन अब ये रिन्यूएबल एनर्जी जैसे भविष्य के इंजन द्वारा संचालित हो रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब ऊर्जा का स्रोत अपना और स्थायी होता है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। सही बात है। इसलिए कॉटन निर्यात में नंबर 1 बनना और गुजरात में 16.5% स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन, ये दोनों अलग अलग खबरें नहीं हैं। ये एक ही आर्थिक इंजन के 2 पुर्जे हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब हम ऊर्जा के उत्पादन के तरीके बदलते हैं तो उसका असर केवल अर्थव्यवस्था पर तो पड़ता नहीं है। बिल्कुल, पर्यावरण पर भी सीधा असर होता है। हाँ,
और इसी से जुड़ी एक और अहम खबर है हमारे पास। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में जो सुधार देखने को मिला है, उसके चलते प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू ग्रैप 1 का पहला चरण हटा लिया गया है। देखिए, यहाँ ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसके काम करने के तरीके को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई साधारण सरकारी आदेश नहीं होता है। तो ये कैसे काम करता है? ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। मतलब जैसे ही हवा की गुणवत्ता एक निश्चित स्तर से नीचे गिरती है, निर्माण कार्यों और पुराने वाहनों पर अपने आप पाबंदियां लग जाती हैं। और जब हवा सुधरती है तो ये पाबंदियां चरणबद्ध तरीके से हटाई जाती हैं। ग्रैप 1 का हटना ये बताता है कि जमीन पर हवा के स्तर में सच में एक मापने योग्य मतलब मेजरेबल सुधार हुआ है। हम जमीन पर अपनी राजधानी में सांस लेने की स्थिति को बेहतर कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ठीक इसी समय मुझे एक विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। विरोधाभास? वो कैसे? मतलब हमारी नजरें केवल पृथ्वी के पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है ना। इसरो ने हाल ही में अपने C-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। जी बिल्कुल किया है। साफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हमारे अंतरिक्ष यात्री शून्य गुरुत्वाकर्षण में कैसे सांस लेंगे। ये सच में एक बहुत ही शानदार समानांतर स्थिति है। लेकिन अंतरिक्ष वाले हिस्से में दो बहुत ही जटिल तकनीकी और वैज्ञानिक कदम उठाए गए हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला तो वो क्रायोजेनिक इंजन होगा। हाँ, पहला है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। मैंने पढ़ा है कि क्रायोजेनिक तकनीक को हमेशा अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे मुश्किल तकनीकों में गिना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें गैसों को, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, बेहद कम तापमान पर रखा जाता है। मतलब शून्य से भी सैकड़ों डिग्री नीचे ले जाकर उन्हें तरल रूप में रखा जाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही अस्थिर होता होगा। बिल्कुल। ये काम सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही खतरनाक होता है। इस इंजन के सफल परीक्षण का सीधा अर्थ ये है कि भारत अब भारी पेलोड या भविष्य के मानव मिशन को अपने दम पर अंतरिक्ष में भेज सकता है। मतलब हमें किसी और देश के भारी रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी? एकदम सही। ये सामरिक और वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की बहुत बड़ी छलांग है। आत्मनिर्भरता की बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन इसरो और एम्स की साझेदारी को लेकर मैं थोड़ा उलझन में हूँ। अच्छा, क्या उलझन है आपको? देखिए, अमेरिका की नासा या रूस के पास तो 60 से अधिक वर्षों का डेटा मौजूद है ना, कि अंतरिक्ष में मानव शरीर कैसे काम करता है। हम सीधे उसी पुरानी रिसर्च का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? एक मेडिकल संस्थान को बीच में लाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। हम दूसरों का डेटा इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए सटीक नहीं होगा। ऐसा क्यों? देखिए, मानव शरीर कोई मशीन तो है नहीं जो हर जगह एक जैसी हो। जब कोई इंसान माइक्रोग्रेविटी में जाता है तो शरीर के भीतर बहुत उथल-पुथल होती है। अच्छा। हाँ, हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, शरीर का सारा तरल पदार्थ सिर की तरफ जाने लगता है और मेटाबॉलिज्म पूरी तरह बदल जाता है। तो क्या भारतीय शरीर अंतरिक्ष में अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है? बिल्कुल। हमारी जेनेटिक्स, हमारा आहार और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण एक भारतीय व्यक्ति का शारीरिक ढांचा एक पश्चिमी या रूसी व्यक्ति से काफी अलग होता है। अब मैं समझी। तो एम्स के साथ ये शोध ये सुनिश्चित करने के लिए है कि हमारे गगनॉट्स के लिए जो मेडिकल मानक बने, वे विशेष रूप से भारतीय शरीर रचना के अनुकूल हों। अंतरिक्ष में एक छोटी सी भी मेडिकल चूक जानलेवा हो सकती है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हम केवल मशीनें नहीं बना रहे हैं, हम पूरा एक नया इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। बिल्कुल, एकदम जीरो से। लेकिन तकनीक और अंतरिक्ष में इस भारी निवेश और गति के बीच एक ऐसी खबर है जो शायद मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। अच्छा, वो क्या है? ये खबर देश के एक बहुत ही पुराने और पारंपरिक संस्थान से जुड़ी है, भारतीय डाक विभाग, यानी हमारा पोस्ट ऑफिस। डाक विभाग? ये तो तकनीक और अंतरिक्ष की चर्चा से बहुत ही अलग दिशा लग रही है। बिल्कुल, और यही बात तो इसे दिलचस्प बनाती है। हमारे डेटा के अनुसार 17 मार्च से डाक विभाग 24 स्पीड पोस्ट नाम की एक नई सेवा शुरू कर रहा है। इसमें अगले दिन डिलीवरी का वादा है और सबसे बड़ी बात, इसमें मनी बैक गारंटी का प्रावधान है। मतलब अगर तय समय पर डिलीवरी नहीं हुई तो पैसे वापस। देखिए, ये सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो एक इतने विशाल और पुराने सरकारी ढांचे में मनी बैक गारंटी देना लॉजिस्टिक्स के लिहाज से एक बहुत बड़ा नाइटमेयर हो सकता है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? प्राइवेट ई कॉमर्स कंपनियां तो ऐसा रोज ही करती है ना।
हाँ, लेकिन प्राइवेट कंपनियों का ढांचा शुरू से ही उसी तरह डिजाइन किया जाता है। उनका पूरा बैकएंड उसी हिसाब से बनता है। सही बात है। लेकिन डाक विभाग जैसे संस्थान की पहुंच देश के सबसे दूर दराज के गांवों तक है। वहां मनी बैक गारंटी को लागू करने का मतलब है कि उन्हें अपने पूरे सिस्टम को बदलना पड़ा होगा। मतलब हर पार्सल की रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग करनी पड़ी होगी। बिल्कुल। कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन करने के नए तरीके और रिफंड की एक पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली तैयार करनी पड़ी होगी। ये केवल एक सेवा नहीं है, तो ये क्या है? ये एक पूरी प्रशासनिक संस्कृति को बदलने का प्रयास है। ये दिखाता है कि जब कोई संस्था अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय करने का फैसला करती है तो उसे अपनी पूरी कार्य प्रणाली में कितना बड़ा सुधार करना पड़ता है। ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। डाक विभाग का मनी बैक गारंटी देना ऐसा है जैसे कोई पुरानी सरकारी फाइल अचानक बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने लगे। बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। संस्थागत क्षमता को बढ़ाने का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। और जब हम संस्थागत क्षमता की बात करते ना, तो ये केवल भविष्य की ओर दौड़ने के लिए नहीं है, बल्कि अपने अतीत को सहेजने के लिए भी ये उतनी ही जरूरी है। हमारे पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के लिए आंकड़े हैं। जी। एएसआई वर्तमान में पूरे देश में कुल 3,686 स्मारकों का संरक्षण कर रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक बयान का उल्लेख है कि 2025 तक विदेशों से चोरी हुए 655 पुरावशेष मतलब ऐतिहासिक मूर्तियों और कलाकृतियां भारत वापस लाई जा चुकी हैं। ये तो कूटनीतिक स्तर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया भर के संग्रहालयों से अपनी पुरानी धरोहरें वापस मांगना आसान काम नहीं है। उपलब्धि तो है, लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी विसंगति नजर आती है। कैसी विसंगति? देखिए, 655 ऐतिहासिक धरोहरों को दुनिया भर से वापस लाना कूटनीतिक जीत हो सकती है, लेकिन जब एएसआई के पास पहले से ही 3,686 स्मारकों की देखभाल का इतना भारी काम है, हाँ, जिन पर अक्सर सवाल भी उठते हैं। बिल्कुल, तो क्या इन नई वापस लाई गई धरोहरों को सहेजना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती नहीं बन जाएगा? क्या हम सिर्फ सामान वापस लाकर उन्हें किसी गोदाम में धूल खाने के लिए तो नहीं रख रहे हैं? ये एक बहुत ही तीखी और जरूरी आलोचना है। मैं मानती हूँ कि स्मारकों का संरक्षण करना अपने आप में एक विशाल प्रशासनिक और वित्तीय चुनौती है, और इसमें कई बार कमियां भी दिखाई देती हैं। लेकिन हमें इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के दर्शन को भी समझना होगा। दर्शन से आपका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, जब कोई देश अपनी चोरी हुई कलाकृतियों को वापस लाने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाता है, तो वो दुनिया को यह संदेश दे रहा होता है कि उसे अपनी पहचान और अपनी सांस्कृतिक जड़ों पर गर्व है। अच्छा, मतलब ये एक राष्ट्र के आत्मविश्वास का प्रतीक है। बिल्कुल। जहां तक रखरखाव की चुनौती की बात है, तो यह उसी प्रशासनिक क्षमता का परीक्षण है जिसकी चर्चा हमने अभी डाक विभाग के मामले में की थी। सही कहा। एक परिपक्व देश वो होता है जो इन धरोहरों को केवल गोदामों में बंद नहीं रखता, बल्कि नए संग्रहालयों और डिजिटल कैटलॉगिंग के जरिए उन्हें शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए सुलभ बनाता है। मतलब ये क्षमता के निर्माण की ही एक और परीक्षा है। और जब हम एक मजबूत राष्ट्र और उसकी प्रशासनिक क्षमता की बात करते हैं, तो सुशासन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं इसका आधार होती हैं, है ना? 100%। बिना मजबूत लोकतंत्र की ये सब संभव नहीं है। इसी दिशा में हमारा अगला विषय हमें पूर्वोत्तर भारत के एक बहुत ही अहम राज्य की ओर ले जाता है, असम। जी, असम में चुनाव आने वाले हैं। बिल्कुल। असम में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री मंजीत सिंह को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। देखिए, एक विशेष पर्यवेक्षक यानी स्पेशल ऑब्जर्वर की नियुक्ति चुनाव आयोग के शस्त्रागार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। वो कैसे? मतलब इनका काम क्या होता है? चुनाव कोई सामान्य प्रशासनिक कार्य तो है नहीं। ये एक बहुत बड़ा महाकुंभ होता है जहां सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और निष्पक्षता तीनों को एक साथ साधना होता है। सही बात है। जब किसी विशेष पर्यवेक्षक को भेजा जाता है तो उसका काम केवल निगरानी करना नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि स्थानीय प्रशासन किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करे। मतलब ये लोकतांत्रिक ढांचे को किसी भी तरह के घर्षण से बचाने का एक तरीका है। बिल्कुल। ये तो हुई असम में राजनीतिक सुशासन की तैयारी। लेकिन असम आज के हमारे इस विश्लेषण में सिर्फ राजनीति और चुनावों के लिए ही चर्चा में नहीं है। हाँ, खेलों को लेकर भी एक बहुत अच्छी खबर आई है वहां से। बिल्कुल। असम से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे खेल जगत का ध्यान खींचा है। असम के मयंक चक्रवर्ती भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अरे वाह!
और जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो ये है कि वो पूर्वोत्तर भारत से आने वाले पहले ग्रैंड मास्टर हैं। ये सच में एक ऐतिहासिक क्षण है। शतरंज एक ऐसा खेल है जो विशुद्ध रूप से बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। मैं तो यही सोच रही थी कि असम अभी राजनीतिक शतरंज यानी चुनावों की बिसात बिछा रहा है, लेकिन मयंक चक्रवर्ती ने तो असली शतरंज के बोर्ड पर पहले ही पूर्वोत्तर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। बहुत खूब कहा आपने। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 94वें नंबर पर आकर पूर्वोत्तर से पहला ग्रैंड मास्टर मिलना, ये हमें देश के खेल ढांचे के बारे में क्या बताता है? पहले इस तरह की बौद्धिक प्रतिभाएं ज्यादातर बड़े महानगरों या कुछ खास दक्षिणी राज्यों से ही क्यों आती थीं? देखिए, इसका कारण प्रतिभा की कमी कभी नहीं था। इसका मुख्य कारण था बुनियादी ढांचे और अवसरों का एक ही जगह पर केंद्रित होना। कुछ दशक पहले तक अगर किसी को ग्रैंड मास्टर बनना होता था तो उसे कोचिंग, टूर्नामेंट्स और सही एक्सपोजर के लिए चेन्नई या मुंबई जैसे महानगरों का रुख करना ही पड़ता था, क्योंकि वहां बड़े क्लब और अनुभवी कोच मौजूद थे ना। बिल्कुल। लेकिन मयंक चक्रवर्ती की ये व्यक्तिगत उपलब्धि ये साबित करती है कि अब वो पुराना ढांचा टूट रहा है। तो अब क्या बदल गया है? इसे हम खेल और अवसरों का वास्तविक विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं। अब डिजिटल कनेक्टिविटी, ऑनलाइन कोचिंग और स्थानीय स्तर पर बन रहे इकोसिस्टम ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि दूर दराज के किसी भी हिस्से में बैठा युवा दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों से सीख सकता है। सही बात है, इंटरनेट ने सब बदल दिया है। हाँ, जब इंटरनेट और अवसर हर दरवाजे तक पहुंचते हैं तो भूगोल कभी भी प्रतिभा के आड़े नहीं आता। ये बहुत ही प्रेरणादायक है। जब अवसर और क्षमता दोनों मिलते हैं तो परिणाम सच में ऐसे ही अभूतपूर्व होते हैं। तो हमने अर्थव्यवस्था की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक और कूटनीतिक जीत से लेकर खेल के मैदान तक कई विषयों पर लंबी चर्चा की। जी, एक बहुत ही विस्तृत सफर रहा ये। तो इन सब का कुल मिलाकर क्या अर्थ निकलता है? आज के इन सभी स्रोतों ने हमें दिखाया कि कैसे फिच द्वारा बताए गए 7.5% की जीडीपी ग्रोथ और गुजरात का नवीकरणीय ऊर्जा मॉडल मिलकर भारत को अमेरिका में सूती कपड़ों का सबसे बड़ा निर्यातक बना रहे हैं। बिल्कुल। हमने हमने समझा कि कैसे ग्रैप-1 के हटने से पृथ्वी पर हवा साफ हो रही है और उसी वक्त इसरो का क्रायोजेनिक इंजन और एम्स का बायोमेडिकल शोध हमें अंतरिक्ष में भारी छलांग लगाने के लिए तैयार कर रहा है। हाँ, वो समानांतर विकास। और हमने उस प्रशासनिक दृढ़ता को भी देखा जो एक पुराने डाक विभाग से मनी बैक गारंटी देने का साहस करवाती है और जो हजारों स्मारकों को संभालते हुए चोरी हुए पूरा अवशेषों को वापस लाकर अपनी जड़ों को और गहरा करती है। सही बात है। और अंत में हमने असम में निष्पक्ष चुनावों की तैयारी और पूर्वोत्तर से निकले पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में लोकतांत्रिक और बौद्धिक विकेंद्रीकरण की ताकत को समझा। आप इसे कैसे देखते हैं? अगर मुझे इन सभी अलग अलग दिखने वाली जानकारियों और घटनाओं को एक सूत्र में पिरोना होना तो मैं यही निष्कर्ष निकालूंगा कि ये स्रोत एक ऐसे देश की तस्वीर पेश करते हैं जो एक साथ 3 अलग-अलग टाइमलाइंस या कालखंडों में काम कर रहा है। 3 अलग-अलग कालखंड, थोड़ा और स्पष्ट करेंगे इसे? हाँ, देखिए, एक तरफ ये देश दुनिया भर से अपनी चोरी हुई पुरानी कलाकृतियों को वापस लाकर और हजारों स्मारकों का संरक्षण करके अपने अतीत को पूरी गहराई से गले लगा रहा है। अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सींच रहा है। बिल्कुल। दूसरी तरफ वो अपने वर्तमान को सुधार रहा है, चाहे वो डाक विभाग जैसी संस्थाओं में जवाबदेही लाना हो, पूर्वोत्तर तक समान अवसर पहुंचाना हो या दुनिया की फैक्ट्री के रूप में खुद को स्थापित करना हो। और तीसरा कालखंड? और ठीक उसी समय वो क्रायोजेनिक इंजन की गड़गड़ाहट और अंतरिक्ष चिकित्सा अनुसंधान के साथ सीधे भविष्य में छलांग लगा रहा है। ये अतीत के सम्मान, वर्तमान की प्रशासनिक गति और भविष्य की महत्वाकांक्षा का एक बहुत ही दुर्लभ संतुलन है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का ये एक साथ चलना एक बहुत ही शानदार नजरिया है। ये स्पष्ट करता है कि विकास की कोई एक सीधी रेखा नहीं होती, बल्कि ये कई परतों में एक साथ होता है। 100%। तो इन सब बातों को समेटते हुए सुनने वालों के लिए यहाँ एक ऐसा विचार है जिस पर आगे खुद थोड़ा मंथन किया जा सकता है। जी। आज के इस विश्लेषण से साफ है कि बदलाव की गति हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर एक पारंपरिक और पुराना माना जाने वाला सरकारी डाक विभाग अपने पूरे लॉजिस्टिक्स को बदलकर मनी बैक की गारंटी दे सकता है, और अगर पृथ्वी पर रहते हुए इंसानों के शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने के चिकित्सा मानक खुद यहीं तय किए जा रहे हैं, तो जरा रुक कर ये सोचने की जरूरत है कि रोजमर्रा के जीवन के वे कौन से सुस्त या पारंपरिक क्षेत्र है जिन्हें हम मान चुके हैं कि वे कभी नहीं बदलेंगे। है ना? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन
जो विकास की इस अभूतपूर्व गति के कारण बहुत जल्द पूरी तरह से पलटने वाले हैं, वो स्थानीय स्कूल का ढांचा हो सकता है, मोहल्ले के अस्पताल की व्यवस्था हो सकती है, या फिर सड़कों का ट्रैफिक सिस्टम हो सकता है। वो अगली कौन सी चीज होगी जो हर उम्मीद को पूरी तरह से उलट कर रख देगी? ये वाकई में गहराई से सोचने वाली बात है।